हेलो फ्रेंड्स, मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास आप लोग के लिए लेकर के आया हूं। आज का अगर क्लास की बात किया जाए तो सीडीपी के अंतर्गत आज का क्लास नंबर अगर देखा जाए दोस्तों, तो आज का हमारा क्लास है 5वां क्लास है। लगातार मैं सीडीपी से संबंधित क्लास आप लोग के लिए एमसीक्यूज के माध्यम से लाने का प्रयास कर रहा हूं और यह मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के द्वारा आपके लिए लाया जा रहा है। तो आप लोग जो है निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद आप लोग एक लाइक भी करेंगे और साथ ही साथ अपने फ्रेंड सर्किल में आप लोग शेयर भी करेंगे, ऐसी अपेक्षा है। दोस्तों, आज का अगर सेक्शन 5 का अगर मैं बात करूं तो आज मोस्ट वीवीआई यह एपिसोड होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग थिंकर्स की बात करेंगे। महत्वपूर्ण जो विचारक है आपके सिलेबस के अंतर्गत, उनकी विभिन्न सिद्धांतों के विषय में चर्चा करेंगे। दोस्तों, आज अगर देखा जाए तो हमारा 5वां क्लास है और आज हम लोग चर्चा करेंगे महत्वपूर्ण विचारक पियाजे के विषय में, उनके दिए गए सिद्धांतों के विषय में। और साथ ही साथ दूसरे जो विचारक होंगे, कोहलबर्ग होंगे, उनका भी बहुत सारा पार्टिसिपेशन है। और साथ ही साथ देखा जाए तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत, यानी लगभग हम लोग 3 जो महत्वपूर्ण आपके थिंकर्स हैं उनके विषय में आज हम लोग उनकी दिए गए सिद्धांत, शिक्षा की अवधारणा को मजबूत करने का उनका प्रयास इन सिद्धांतों के माध्यम से किया गया, उनको हम लोग देखेंगे। अब हम लोग सीटेट की बात करते हैं दोस्तों। सीटेट 2022 का अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ध्यान पूर्वक अगर आप इस बार ही इसको क्लियर करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहूंगा। यह मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा आपको एमसीक्यूज के माध्यम से टोटल सीडीपी यहाँ पे कराया जा रहा है। टोटल सीडीपी जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं, चैप्टर्स हैं, आपको एक एक करके कैटेगराइज वे में आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। उसी के अंतर्गत आज यह 5वां क्लास है। तो दोस्तों, यहाँ से अगर प्रश्नों की संख्या देखा जाए तो लगभग 9 से लेकर के और 12 प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। इन तीनों थिंकर्स को आप ऐड करोगे तो आज का सेशन तो बिल्कुल ही आप नहीं छोड़ सकते हैं, बिल्कुल इम्पोर्टेंट सेक्शन है। तो चलिए हम लोग जो है ना आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न आ गया है आपके स्क्रीन पे, तो हम लोग उसको देखते हैं, सोल्व करते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा सबसे बेहतर सीखता है। दोस्तों, आज चूंकि ज्यादा प्रश्न मैं सोल्व करने वाला हूं, तो निश्चित रूप से थोड़ा सा हम लोग जो असेसमेंट होगा तेज गति से करेंगे और निश्चित रूप से आप लोग वीडियो पॉज करके अपना असेसमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं तेज गति से आप लोग के लिए यह सेशन ऑर्गेनाइज करूंगा। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है निष्क्रिय शब्दों को समझने के द्वारा, दूसरा है अमूर्त तरीके से चिंतन द्वारा, तीसरा है भाषा के नए अर्जित ज्ञान के अनुप्रयोग द्वारा और चौथा है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो दोस्तों, पियाजे के अनुसार अगर देखा जाए तो विकास की जो शुरुआती अवस्था होती है लगभग 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष तक, तो उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है, जो आप भी समझ सकते हैं, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बच्चा बेहतर तरीके से सीखता है। आपका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों 4। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, यानी वस्तु स्थायित्व की अवस्था पियाजे के अनुसार। दोस्तों, यह एक पर्टिकुलर पियाजे जो हमारे चिंतक हैं उनके अनुसार पूछा जा रहा है, तो आप अगर आप अच्छे ढंग से अगर इनको पढ़ लेंगे तो कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं, आपका बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। ठीक है ना। पहला ऑप्शन देखते हैं, मूर्त संक्रियात्मक चरण, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक चरण, तीसरा है संवेदी प्रेरक चरण और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो दोस्तों, देखा जाए पियाजे के अनुसार संज्ञात्मक विकास के किस चरण पे बच्चा अंतर वस्तु स्थायित्व, यानी वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, तो वह काल होता है पूर्व संक्रियात्मक चरण, यानी चौथा जो आपका प्रश्न है बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा, चौथा ऑप्शन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। थर्ड थर्ड है, निम्न में से किसका कथन है, यानी कथन दिया हुआ है तो इसमें आपको जो है ना चूज करना है, तो यह कथन किससे संबंधित है। तो कथन है, ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। दोस्तों, इसमें से आप लोग को यह चूज करना है कि यह किसके द्वारा कहा गया है।
ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। तो एक महत्वपूर्ण सेंटेंस है जो जीन पियाजे का है। तो जो लोग भी थोड़ा सा पढ़े होंगे उनको जरूर पता होगा। तो सही उत्तर आपका नंबर 1 ही हो जाएगा। चलिए अगला जो आसान प्रश्न है उसको मैं थोड़ा कम समय दूंगा। चलिए चौथा प्रश्न देख लेते हैं। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है? अवस्थाएं दिए गई हैं, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, इनमें से एक सही होगा निश्चित रूप से। पहला है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, दूसरा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा संवेदी प्रेरक अवस्था और चौथा है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों पियाजे के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, बच्चा इसी अवस्था के अंतर्गत वस्तुओं को पहचानना और उसमें विभेद करना सीखता है। तो निश्चित रूप से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? चौथा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए फिफ्थ नंबर प्रश्न देखते हैं। क्योंकि यह थिंकर से है दोस्तों, तो निश्चित रूप से पियाजे के अनुसार अभी हम लोग देख रहे हैं। पियाजे से संबंधित जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको हम लोग सोल्व कर रहे हैं। 5 नंबर प्रश्न है, पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने पर क्या कहा है? यानी पियाजे के अनुसार अगर देखा जाए बच्चे के विचार में नए विचार का अगर समावेश हो जाता है तो उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों सात्मीकरण कहते हैं। यानी व्यवस्थापन खोज निर्माण नहीं कहते हैं, यानी आत्मसातीकरण। यानी आपका दूसरा जो है ना ऑप्शन जो है बिल्कुल ही करेक्ट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक बच्चों में संज्ञात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? यानी जीन पियाजे ने कितने वर्ष के बच्चों के विषय में संज्ञात्मक परिपक्वता का अभाव कहा है? तो यह आसान प्रश्न है, 6 वर्ष है, यानी दूसरा आपका बिल्कुल ही सही जवाब होगा। जो आसान प्रश्न है दोस्तों मैं उसको तेजी के साथ करके आगे निकलूंगा। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्न में से किसने दिया था? तो ध्यान पूर्वक आप देखेंगे। यानी बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत, यह एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसको जीन पियाजे ने ही दिया था। तो सही उत्तर आपका तीसरा हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या है? इसमें अवधि पूछा गया है। तो जीन पियाजे के अनुसार देखा जाए तो बाल विकास की जो 4 अवस्थाएं हैं उसमें औपचारिक औपचारिक एवं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का जो समय काल निश्चित किया गया है वह है 11 वर्ष से लेकर के प्रौढ़ावस्था तक। तो सही जवाब आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। चौथा आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पियाजे के अनुसार वर्ष में कितने वर्ष में कम आयु के बालकों में संज्ञात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? 9 नंबर प्रश्न देखा जाए तो जीन पियाजे के अनुसार 9 वर्ष। दोस्तों 9 वर्ष सही उत्तर आपका हो जाएगा। तो 9 9 वर्ष नहीं 6 वर्ष, ठीक है ना, इसको सुधारिए। 6 वर्ष सही उत्तर हो जाएगा आपका। यानी आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यानी पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है, ठीक है ना। 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक होंगे उनमें संज्ञात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है, ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं 10 नंबर। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर, यानी परिकल्पना करके समस्याओं पर विचार कर सकता है? तो दोस्तों उस अवस्था को जीन पियाजे ने किस नाम से संबोधन किया है? तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा है। तो 10 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका 1 हो जाएगा। आप अपना सेल्फ असेसमेंट करेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं थोड़ा बहुत आपको जो आसान प्रश्न है उनको डायरेक्ट बता करके मैं आगे बढ़ने का कार्य कर रहा हूँ। चलिए 11 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 11 नंबर है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना कहा जाता है। किसी भी क्लाइमेट में वातावरण में अगर स्वयं को आप ढालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो सबको पता है एडेप्टेशन कहा जाता है। तो आप यह बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, तीसरा आपका जवाब हो जाएगा अनुकूलन। एडेप्टेशन कहा जाता है वातावरण के अनुसार अगर आप स्वयं को ढाल लेते हैं तो।
12 नंबर प्रश्न देखते हैं, जीन पियाजे के संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास विकास को क्या कहा है? तो दोस्तों, जीन पियाजे ने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार यह कहा है कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर चलती है। यानी आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? नंबर 2। यानी विकास की जो अवस्था है पियाजे के अनुसार, वह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, कभी रुकती नहीं है। चलिए 13 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों के नवीन विचार का संचार होता है एवं इसमें उन में मौलिकता का सृजन होता है। निम्न में से यह कथन संबंधित है। यानी दोस्तों, एक यह कंडीशन दिया हुआ है और आपसे अपेक्षा यह की गई है कि आप बताएं कि यह किससे संबंधित है। नहीं तो दोस्तों, आप लोग समझ गए होंगे, यह पियाजे के संज्ञात्मक विकास के शैक्षिक महत्व से संबंधित है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? नंबर 1 हो जाएगा। क्योंकि आप देखोगे तो वाइगोत्स्की के सामाजिक सिद्धांत यह बिल्कुल गलत है, कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत यह भी गलत है, उपरोक्त में से कोई नहीं, यह भी गलत है। दोस्तों, इलिमिनेशन यानी आप ऑप्शंस के अनुसार भी सही उत्तर पहचान सकते हैं अगर आपने स्टडी किया हुआ है तो। चलिए 14 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। आज प्रश्नों की संख्या ज्यादा लेकर के मैं आया हूं क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट है, 9 से 12 प्रश्न आपको यहाँ से पूछे जाते हैं, तो इसीलिए थोड़ा सा तेजी में हम लोग प्रश्न को सोल्व करेंगे। 14 नंबर है, निर्माण और खोज के सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? दोस्तों, निर्माण और खोज का सिद्धांत तो आप लोग पढ़े होंगे। निश्चित रूप से यह सिद्धांत दिया गया है, निर्माण और खोज का सिद्धांत, जीन पियाजे के द्वारा। तो इसका भी सही जवाब तीसरा ही हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, पियाजे थे। यानी दोस्तों, अगर यह शिक्षा शास्त्री के विषय में, थिंकर के विषय में यह पूछा गया है तो जीन पियाजे क्या थे? तो आप सबको पता है, मनोवैज्ञानिक थे। तो निश्चित रूप से सही उत्तर आपका तीसरा हो जाएगा। यह सब बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है, लेकिन इस तरीके का प्रश्न भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो गलती नहीं करनी चाहिए। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं, इंद्रिया जनित कामक अवस्था होती है। किस अवस्था को इंद्रिया जनित गामक अवस्था के नाम से जानते हैं? तो दोस्तों, जन्म से लेकर के 2 वर्ष की अवस्था के समय बालक अपने इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं, इसीलिए इसको इंद्रिया जनित गामक कहा गया है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तीसरा आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए 17 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? यानी वह कौन सी अवस्था होती है जिसमें भाषा विकास क्रम में अपने चरमोत्कर्ष को प्राप्त करता है? तो निश्चित रूप से औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत भाषा संबंधी योग्यता का विकास सबसे अधिक होता है। तो सही उत्तर आपके लिए हो जाएगा नंबर 1। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर इसको देखेंगे, समझेंगे, असेसमेंट करेंगे। 18 नंबर प्रश्न देखते हैं, बच्चों में भाषा का विकास प्रारंभ होता है। बच्चों में भाषा का विकास कब प्रारंभ होता है? तो निश्चित रूप से आप सभी को अवगत होना चाहिए कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के अंतर्गत बच्चों में भाषा का विकास शुरू हो जाता है। तो दूसरा आपके लिए बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 19 नंबर, कोहलबर्ग के द्वारा प्रस्तावित निम्नलिखित चरणों में से प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो यह कंडीशन दिया गया है कि प्राथमिक, यहाँ पे देखो, प्राथमिक विद्यालयों के बच्चे किन चरणों का अनुसरण करते हैं? तो निश्चित रूप से देखा जाए, ए में कहा गया आज्ञा पालन, दंड उन्मुखीकरण, बी में व्यक्तिगता विनिमय, सी में अच्छे अंतर वैयक्तिक संबंध और डी में सामाजिक अनुबंध और व्यक्तिगत अधिकार। तो दोस्तों, यह कोहलबर्ग के अनुसार कहा गया है कि प्राथमिक विद्यालय के बच्चे इनमें से क्या क्या आपको अनुसरण करते हैं। तो देखा जाए तो 19 नंबर प्रश्न के अंतर्गत ऑप्शन दिया गया है कुल, एक में दिया गया ए और बी, 2 में दिया है ए और सी, बी में दिया है बी और ए, और डी में दिया है बी और डी। इसमें से आपको सही उत्तर चूज करना है। तो देखा जाए प्राथमिक विद्यालय के अंतर्गत
आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण। दंड उन्मुखीकरण यह तो बिल्कुल ही आप हटा दो, यह गलती है, गलत है आपका यह। नहीं, व्यक्तिगत और विनिमय यह बिल्कुल सही है। अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध, अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध अगर देखा जाए, आज्ञा पालन और दंड उन्मुखीकरण और प्राथमिक विद्यालय है, तो दोस्तों इसमें जो सही आपका बनेगा, सही जवाब जो बनेगा आप लोग के लिए, यह बनेगा तीसरा, यानी ए और बी। यानी ए और बी इसमें जो है ना क्या है, सही है, और बाकी जो है ना यह दोनों जो है ना आपके लिए गलत है। बहुत सारे प्रश्न हम लोग ऑप्शन के थ्रू भी सही कर लेते हैं, तो ऑप्शन पढ़ना आप लोग के लिए इस तरीके के प्रश्न में बहुत जरूरी होता है। चारों ऑप्शन पढ़िए, चारों कूट को पढ़िए, और उसके बाद जो है ना जो सही है उसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। चलिए अगला देखते हैं, 20 नंबर प्रश्न। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में बच्चों के चिंतन करते हैं। यानी सही और गलत के विषय में कोहल वर्ग ने क्या कहा है, तो उनके द्वारा अलग आयु में अलग तरीके से चिंतन करते हैं। कोहल वर्ग यह कहते हैं अपने चिंतन में कि सही और गलत के बारे में बच्चे अलग आयु में अलग तरीके से, यानी जिस एज का बच्चा होगा उसी एज के अकॉर्डिंग टू वह चिंतन करेगा। तो यह कोहलबर्ग का सिद्धांत है, तो नंबर 1 आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब होगा। चलिए अगला 21 देख लेते हैं। 21 है, निम्न में से किसने नैतिक विकास की अवस्था, ध्यान से देखेंगे, नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। तो यह तो बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, सबको पता है, लॉरेंस कोहलबर्ग के द्वारा नैतिक विकास अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, तो 2 नंबर आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या है। यह भी बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है। पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या होती है, तो जन्म से लेकर के 2 वर्ष की आयु तक होती है, तो आपका दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। 23 नंबर प्रश्न देख लेते हैं, कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक या चारित्रिक विकास की चरम अवस्था क्या होती है। दोस्तों यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, चरम अवस्था क्या होती है। तो इसको अगर आप चारों ऑप्शन को पढ़ेंगे तो इसमें से जो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर है, आधार युक्त आत्मचेतनात्मक अवस्था, यानी सही उत्तर आपके लिए हो जाएगा चौथा। ठीक है ना, स्वकेंद्रित आत्मेंद्र यह गलत है, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था यह भी गलत है, आधारहीन आत्मचेतना अवस्था यह भी गलत है। सही उत्तर आपका क्या है, चौथा। चलिए 24 देख लेते हैं, बाल विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दोस्तों जो कथन दिए गए हैं उनको एक एक कथन को पढ़ करके और सही उत्तर आप खोजने का प्रयास किया जाना चाहिए। पहला कथन है, बालकों में नैतिकता के, यहाँ पे देखो इसमें जो कथन दिए गए हैं बाल विकास से संदर्भ में, या चारों कथन बाल विकास से संबंधित है, ठीक है ना। इसमें सही आपको पहचानना है, तो बालकों में नैतिकता के विकास की कुछ निश्चित और सार्वभौमिक अवस्थाएं पाई जाती है, ए में कहा गया है। दूसरा है, बालकों के व्यक्तित्व के हर पहलू के विकास में समाज का विशेष योगदान होता है, बी है। तीसरा है आपका, बाल्यावस्था में बालक के नैतिक नैतिक वही होता है जो उसमें स्व अर्थात आत्म कल्याण से जुड़ा हुआ होता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसमें चारों सही है, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, चौथा। यानी यह चारों तीन जो आपके जो ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी, यह तीनों सही है, तो ऑल ऑफ एबव आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत दिया है। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, तो आप सबको पता ही है, प्रीवियस मैं पहले बता भी चुका हूँ, यह सिद्धांत नैतिकता नैतिक विकास का अवस्था का सिद्धांत दिया है कोहलबर्ग का, यानी उनका नाम है लॉरेंस कोहलबर्ग। तो तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल ही करेक्ट है। कुछ प्रश्न रिपीटेशन है आपके लिए रखे गए हैं, तो अब जरूर आप सही करेंगे। तीसरा प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल क्या होता है। परंपरागत नैतिक स्तर का काल क्या होता है, तो यह निर्धारित किया गया है कोहलबर्ग के द्वारा, और यह अवस्था है 10 वर्ष से लेकर के 13 वर्ष तक। तो तीसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। यह अभ्यास के लिए है, असेसमेंट के लिए है, तो आप तेजी के साथ प्रश्नों को देखिए और अपना समायोजन बैठाने का प्रयास कीजिए।
27 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? पूर्व नैतिक स्तर, तो आत्म केंद्रित निर्णय, यह पूर्व नैतिक स्तर का उदाहरण है। तो पहला आपका इस पर्टिकुलर प्रश्न का जवाब बिल्कुल सही है। अगला देख लेते हैं, अगला है बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? दोस्तों 28 क्वेश्चन है कि बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना, शब्द पे ध्यान देंगे। आधारहीन आत्म चेतना किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है किशोरावस्था से, यानी तीसरा जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, किशोरावस्था से संबंधित है आधारहीन आत्म चेतना। 29 देखते हैं, 29 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? यहाँ पे सुमेलित नहीं करना है, यहाँ पे दिया हुआ है 4 आपको, और इसमें से जो गलत है उसको चूज करना है, ठीक है। 29 नंबर में पहला है पूर्व नैतिक स्तर, दंड और आज्ञा पालन का अभिमुखता, यह बिल्कुल सही कथन है, मिला हुआ है। दूसरा है परंपरागत नैतिक स्तर, अधिकार संरक्षण का उन्मुखीकरण, यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा है उत्तर परंपरागत नैतिक स्तर, यानी परस्पर एकजुट उन्मुखीकरण। दोस्तों यही आपका सही उत्तर है, यानी यह सही सुमेलित नहीं है। चौथा सही है आधारहीन आत्मचेतना अवस्था जिन त्याजे, ठीक है ना। तो आप इस तरीके से चारों ऑप्शन को पहले पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद सही उत्तर तक पहुंचने का प्रयास करेंगे। चलिए 30 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्तर के दौरान कोई बालक केवल स्वयं के बारे में सोचता है, क्या सही है क्या गलत है, इससे उसे कोई सरोकार नहीं रहता है? तो वह कौन सा स्तर है? तो अगर देखा जाए पूर्व नैतिक स्तर, पूर्व नैतिक स्तर आपका सही उत्तर हो जाएगा। कोहलबर्ग का यह सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है, और उन्होंने स्पष्ट रूप से बालक जो स्वयं के बारे में सोचता है क्या सही है क्या गलत है और उसे कोई सरोकार नहीं रहता है, तो इसको आप आइडेंटिफाई करते हैं पूर्व नैतिक स्तर से। चलिए 31 देख लेते हैं, 31 है, विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, यह विचार किसके द्वारा दिया गया है? तो दोस्तों अगर देखा जाए विचार न केवल भाषा को निर्धारित करते हैं बल्कि उसे आगे भी बढ़ाते हैं, तो यह दिया गया है, जो यह प्रमुख सिद्धांत है यह दिया गया है वाइगोत्स्की के द्वारा। नहीं, तो सही उत्तर, आसान प्रश्न है, वाइगोत्स्की आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब 32 देखते हैं, 32 है, निम्नलिखित में से किसने बच्चों की अंतःक्रियात्मक क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? यानी आप ध्यान से देखिए, बच्चों के अंतः क्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है, तो यह किसका दिया हुआ है? तो यह भी सिद्धांत है लेव वाइगोत्स्की का, तो सही उत्तर आपका नंबर 2 हो जाएगा। लेव वाइगोत्स्की का यह सिद्धांत है, महत्वपूर्ण सिद्धांत है, जिसमें उन्होंने यह कहा है कि बच्चों की अंतः क्रियाओं को उनके विकास की मूल माना है इन्होंने। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब होते हैं? यानी 33 के अंतर्गत देखा जाए तो वाइगोत्स्की ने यह कहा है कि बच्चे साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब बनते हैं? तो निश्चित रूप से यह अवस्था कहलाती है किशोरावस्था, यानी इस पर्टिकुलर प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा आपका तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने सामाजिक विकास के सिद्धांत को दिया? सामाजिक, सोशल डेवलपमेंट थ्योरी किसने दिया है? तो दोस्तों अगर देखा जाए सामाजिक विकास की अवधारणा का जो यह सिद्धांत है यह लेव वाइगोत्स्की का दिया हुआ है, तो थर्ड आपका बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं 35 देखते हैं, वाइगोत्स्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान निम्न में से किसका होता है? यानी किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका है? परिवार का, विद्यालय का, समाज का, धर्म का। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो चूंकि इनका विकास समाज से संबंधित सामाजिक अवधारणा वाइगोत्स्की का है, तो नेचुरल है कि यह समाज पे ज्यादा फोकस करते हैं, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? समाज। अगला देख लेते हैं 36, वाइगोत्स्की के अनुसार के बाद लिंग में चेतना हो जाती है, यानी इसमें कुछ आपको रिक्त स्थान है, तो अगर देखा जाए
वाइगोत्स्की के अनुसार बाल्यावस्था के बाद किशोरावस्था में लिंग संबंधी चेतना तीव्र हो जाती है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? थर्ड। यानी इस पर्टिकुलर प्रश्न का लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अगर देखा जाए तो तीसरा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को जिस प्रकार की प्राप्त होती है उसका भी एक प्रकार होगा। दोस्तों इसमें भी 3 रिक्त स्थान दिए गए हैं, तो आप इसमें जो है ना वो समायोजन कर सकते हैं। मैं आप लोग को बता रहा हूँ। देखो, वाइगोत्स्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत के अनुसार बालक को, अब देखो यहाँ पे अगर आप समाज कर देते हो, ठीक है, यहाँ पे अगर आप समाज कर देते हो तो समाज में जिस प्रकार की यहाँ पे सुविधाएं भी कर दो, सुविधाएं, ठीक है, सुविधाएं प्राप्त होगी उसका विकास भी होगा। इस तरीके से आप जो है ना शब्द बैठा करके जवाब दे सकते हो। तो कौन सा सही उत्तर हो गया? तो सही उत्तर इसका दूसरा हो जाएगा। तो आपका भी सही जवाब हो जाएगा सेकंड। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था संवेगो यानी भावों की तीव्र अभिव्यक्ति की अवस्था होती है? यानी किस अवस्था को भावों की तीव्र अवस्था के नाम से जानते हैं? तो आपको सबको पता है, यह किशोरावस्था होता है। इसमें क्या होता है कि जो किशोरावस्था होता है उसमें जो आपके संवेग होते हैं, जो भाव होते हैं, उसकी अभिव्यक्ति तीव्र होती है। 39 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है? मनोवैज्ञानिक का नाम आपको बताना है। उसमें यह कहा गया है कि समस्या समाधान यानी सहयोगात्मक समस्या समाधान पर बल दिया है। तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए, उस मनोवैज्ञानिक का नाम है लेव वाइगोत्स्की। तो दूसरा आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो गया, दूसरा। चलिए अगला देखते हैं 40 नंबर। सहानुभूति। 40 नंबर प्रश्न यह है कि सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना तथा परोपकार जैसी प्रवृत्ति पाई जाती है। एकदम सिंपल प्रश्न है। यानी आपके अंदर, बालक के अंतर्गत सहानुभूति, सहयोग, सद्भावना, परोपकार की भावना प्रवृत्ति कब होती है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बट ऑब्वियस है कि जब आप किशोर होते हैं उसी समय आपके अंदर, आपके पर्सनालिटी के अंतर्गत सहानुभूति, सहयोग और सद्भावना, परोपकार की भावना प्रबल होती है। तो आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा, बिल्कुल ही सही उत्तर। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? यानी यह जो सेंटेंस कहा गया है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं यानी निर्माण करते हैं, तो यह प्रसिद्ध कथन कहा गया है जीन पियाजे के द्वारा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला। अगला ऑप्शन देख लेते हैं। प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, उस अवस्था को आप क्या कहते हैं? तो उस अवस्था को कहा जाता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। उस अवस्था का नाम क्या है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका उत्तर भी हो जाएगा चौथा, ठीक है ना। यानी जब बच्चा, कोई भी बच्चा तार्किक रूप से वस्तु और घटना के विषय में चिंतन मनन करने लगता है तो उसी अवस्था को मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। अब 43 प्रश्न देख लेते हैं। बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान की गई है, इसके द्वारा? तो आप लोग को याद होगा, जब मैं बौद्धिक विकास, जो आज मैं सेशन शुरुआत किया, तो उसी समय हम लोग बौद्धिक विकास के विषय में बात कर रहे थे। तो यह दिया हुआ है जीन पियाजे के द्वारा। तो चौथा आपका जवाब बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। 44 नंबर, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ कर देता है? यह जीन पियाजे के अनुसार पूछा गया है। तो निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष की। तो निश्चित रूप से आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रथम हो जाएगा। इसी में आपको दिया हुआ है
मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और एज जो दिया हुआ है 7 से 11 वर्ष दिया हुआ है। चलिए 45 नंबर प्रश्न देखते हैं। वाइगोत्स्की यानी लेव वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने की निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? दोस्तों वाइगोत्स्की बच्चों को सीखने में अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो बल देते हैं वह देखते हैं सामाजिक। तो आपका जवाब क्या हो जाएगा? नंबर 1 सामाजिक इसमें है। नंबर 1 ऑप्शन में आपको सामाजिक है, तो आपका भी जवाब 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं 46। पियाजे के संज्ञात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी प्रेरक अवस्था किसके साथ संबंधित है? तो दोस्तों यह संबंधित है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण से। इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक अवस्था से आशय यह होता है कि अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण की जो अवस्था होती है उसी को इंद्रिय गामक अवस्था कहा जाता है। तो जीन पियाजे का यह प्रसिद्ध कथन है। तो आपका जवाब हो जाएगा इसमें नंबर 2, सही उत्तर हो जाएगा दूसरा। चलिए अब अगला देख लेते हैं। कोहलबर्ग से है प्रश्न। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। एक जो शिक्षक है कोहलबर्ग यह कहते हैं कि शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकता है। कैसे कर सकता है? कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश दे करके, धार्मिक शिक्षा के महत्व देकर के, व्यवहार के स्पष्ट नियम बना करके, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। दोस्तों नैतिक मूल्यों से संबंधित कोहलबर्ग का यह सिद्धांत है। तो निश्चित रूप से अगर बच्चों के अंतर्गत नैतिक मुद्दों के ऊपर अगर चर्चा किया जाए तो कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक हैं वह बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं। तो सही जवाब, बिल्कुल आसान प्रश्न था, चौथा आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला है वाइगोत्स्की, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ क्या है? वाइगोत्स्की के सिद्धांत का निहितार्थ पूछा गया है। तो निश्चित रूप से देखा जाए 4 ऑप्शंस हैं आपके सामने, चारों को आप पढ़ेंगे और इसमें सही उत्तर चूज करने का प्रयास करेंगे तो आप सबको पता होगा। पहला कथन है प्रारंभिक व्याख्या के बाद कठिन सवालों को हल करने में बच्चों की सहायता न करना, यह गलत है। बच्चों उन बच्चे उन बच्चों की संगति में श्रेष्ठ रूप से सीख सकते हैं जिनका बुद्धि लब्धांक उनके बुद्धि लब्धांक कम है, यह भी बिल्कुल ही गलत है। तीसरा है सहयोगात्मक समस्या समाधान, यही आपका सही उत्तर है। तीसरा जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है, प्रत्येक विद्यार्थी को व्यक्तिगत रूप से दत्त कार्य देना चाहिए, यह चौथा भी आपका गलत है। तो तीसरा आपका सही उत्तर है। चलिए 49 देख लेते हैं। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की इस रूप में मदद करना चाहती है कि वे एक स्थिति के अनेक दृष्टिकोणों की सराहना कर सके। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर वाद विवाद करने के बाद अनेक अवसर उपलब्ध कराती है। वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों को अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य में विकसित करेंगे। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसके अंतर्गत जो है जो भी शिक्षिका का यह प्रयास है, तो अगर यहाँ पे दृष्टिकोणों को आत्मसात यानी आत्मसात करेंगे और अपने तरीके से उस स्थिति को अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे, तो दोस्तों यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका आत्मसात, यानी जो भी है तर्कसंगत निर्माण और संक्रियाकरण, यह गलत है। यानी कोई भी स्थिति है अगर वाद विवाद हो रहा है शिक्षिका के द्वारा अगर आयोजन किया गया है उसको बच्चे अगर आत्मसात करेंगे, यानी दूसरा आपका क्या है बिल्कुल ही करेक्ट जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर प्रश्न है सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीजों को करने के लिए अपने स्कीम में दाल और चावल खाने को खाली भेज दिया है, कर लिया है। क्या कर लिया है? तो दोस्तों एडॉप्टेशन कर लिया है, यानी अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा अनुकूलित कर लिया है,
यानी दाल और चावल खाने को अनुकूलित कर लिया है। जवाब हो जाएगा आपका इसमें थर्ड, तीसरा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 51 देख लेते हैं। 51 है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के ऊपर आधारित है पारस्परिक शिक्षण। सही उत्तर आपका हो जाएगा नंबर 2। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। थोड़ा सा तेजी में हम लोग प्रश्न करेंगे, वीडियो की लंबाई अत्यधिक लंबी ना हो जाए। मेरा 25 से 30 मिनट एक वीडियो के लिए लेंथ मेरा रहता है, तो हम लोग तेजी से करते हैं। 52 देखते हैं प्रश्न। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों यानी असाइनमेंट्स का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके। अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करे। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत कर रहा है? दोस्तों कोहल वर्ग के अगर नैतिकता के सिद्धांत को आप पढ़ेंगे तो पहला जो आपका है औपचारिक चरण, चौथा यानी कानून और व्यवस्था को निरूपित कर रहा है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पहला। एक एक प्रश्न इंपॉर्टेंट है, तो आप प्रश्न को सोल्व जरूर करेंगे या वीडियो जरूर देख करके अपना असेसमेंट करेंगे। अगला प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत में विकास के निम्नलिखित में से कौन सा पहलू की उपेक्षा की गई है? लेव वाइगोत्स्की के किस, तो आप लोग को पता होना चाहिए जैविक विकास की अवहेलना की गई है वाइगोत्स्की के द्वारा। सामाजिक पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है, तो आपका उत्तर थर्ड हो जाएगा। चौथा देख लेते हैं। 54, एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान और हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? तो 54 में अगर देखा जाए तो इंद्रिय जनित गामक स्तर, यानी आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि बच्चा है तो निश्चित रूप से इंद्रिय जनित गामक स्तर इसका सही जवाब होगा। तीसरा आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 55। रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत को अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो अकॉर्डिंग टू पियाजे इस कंडीशन के अनुसार अगर देखा जाए तो आपका जवाब क्या होगा सही? तो यह सहयोग में नैतिकता इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी 4 नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं 56। 56 देखते हैं, संज्ञात्मक विकास निम्नलिखित में से किसके द्वारा समर्थित होता है? संज्ञात्मक विकास किसके द्वारा समर्थित होता है? तो अगर चारों ऑप्शन को आप पढ़ेंगे तो इसमें सही उत्तर अगर आप देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा आपका थर्ड। एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना संज्ञात्मक विकास के लिए यह पूरी तरीके से समर्थित है। इस तरीके से आपका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड। ठीक है ना। चलिए अगला देख लेते हैं 57। लॉरेंस कोहेलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा स्तर नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ को सूचित करता है? यह बिल्कुल ही सिंपल प्रश्न है, तो स्तर फर्स्ट इसका सही जवाब हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट जवाब इसका स्तर फर्स्ट। ठीक है ना। अब 58 देख लेते हैं। 58 है, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? यानी प्रचलित जो योजनाएं हैं नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका होगा आत्मसातोकरण। थर्ड आपका इसका सही जवाब हो जाएगा थर्ड। ये अगला प्रश्न देख लेते हैं 59। या पियाजे से संबंधित है। पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? इस तरीके का प्रश्न आपको विशेष विशेष ध्यान देने की जरूरत है। तो 59 के अंतर्गत अगर देखा जाए तो सामाजिक अनुभव, यानी सामाजिक अनुभव को प्रभावित नहीं करेगा, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे के अनुसार दूसरा सामाजिक अनुभव। चलिए अगला 60 नंबर देख लेते हैं। अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है।
इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? इस मार्गदर्शन को क्या कहेंगे? तो इसको कहेंगे सहारा देना। सहारा देना यानी आपका चौथा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पार्श्वकरण, पूर्व क्रियात्मक चिंतन, सम्मिश्र विकास क्षेत्र, यह तीनों ऊपर वाले गलत हैं। उसको गाइडेंस देना यानी उसको सहारा देना, ये आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, कोहलबर्ग का अगला प्रश्न है कोहलबर्ग से संबंधित। कोहलबर्ग के सिद्धांत के पूर्व परंपरागत स्तर के अनुसार कोई नैतिक निर्णय लेते समय एक व्यक्ति निम्नलिखित में से किस तरफ प्रवृत्त होगा? तो सही उत्तर आप देखेंगे, चार आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं, चार ऑप्शन को अगर आप पढ़ेंगे, नंबर 1, 2, 3 और 4, तो निश्चित रूप से आपका सही जवाब होगा कोहलबर्ग के अकॉर्डिंग टू अंतर्निहित स्वाभाविक दंड। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 61 का 4th। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न 62 है दोस्तों। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन को वाइगोत्स्की सहमत होते हैं? यानी जो कथन जो चार नीचे दिए गए हैं उसमें से वाइगोत्स्की किससे सहमत होते? तो अगर चारों को आप अध्ययन करेंगे तो आप यह पाएंगे कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःकरण क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। यानी सामाजिक जो बिंदु यहाँ पे आ रहा है दोस्तों, तो यह सिद्धांत दिया गया वाइगोत्स्की का। इस तरीके से इसी सिद्धांत से ज्यादा सहमत होंगे। नंबर 4 आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 63 देख लेते हैं। नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीम अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो 63 में देखोगे तो इसको आत्मसात्करण यानी आत्मसात्करण की प्रक्रिया कहलाती है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पाला, यानी सही जवाब आपका क्या हो गया? आत्मसात्करण। अब देखते हैं दोस्तों 64 देख लेते हैं। 64 है, जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे सहयोग देना कहा जाता है। तो नंबर 1 आपका सही उत्तर हो जाएगा। 65 देख लेते हैं। जीन पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का एक बच्चा संज्ञात्मक विकास की किस अवस्था को निरूपित करेगा? तो किस अवस्था को निरूपित करेगा? इस अवस्था को जीन पियाजे नाम दिए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका चौथा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। चलिए 66 देख लेते हैं। किसके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं? तो दोस्तों यह सिद्धांत किसके द्वारा दिया हुआ है? तो यह सिद्धांत दिया गया है किसके द्वारा? तो पियाजे के द्वारा। यानी यह दिया गया है, पियाजे का यह कथन है कि बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं और संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। और यह सिद्धांत दिया गया है प्रसिद्ध विचारक जीन पियाजे के द्वारा, याद रखेंगे। अगला देखते हैं 67। जीन पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से भिन्न होता है। तो आप किस तरीके से, ऑप्शन जो दिए गए मात्रा, प्रकार, आकार, मूर्त परकता, प्रकार, मात्रा, आकार, किस्म, तो यह चार ऑप्शन आपके सामने है। इसमें से कौन आपके सही उत्तर होंगे? तो अगर देखा जाए पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है बजाय मात्रा के। ठीक है ना। तो सही उत्तर अगर देखा जाए तो आपका सही उत्तर हो जाएगा थर्ड। ठीक है, यानी सही उत्तर हो गया आपका थर्ड, मात्रा एवं प्रकार। चलिए अब लेव वाइगोस्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं। तो आपके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं, किससे ज्यादा बच्चे सीखेंगे? तो वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से सीखेंगे। वाइगोत्स्की आप लोग को पता है कि यह सामाजिक चिंतन है, चिंतक। तो इनका सही जवाब आपके लिए हो जाएगा चौथा। चलिए 69 देखते हैं। कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है, कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया है? तो आप सबको बिल्कुल ही आसान प्रश्न है, नैतिकता का सिद्धांत। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चौथा, कोहलबर्ग।
का नैतिकता से संबंधित सिद्धांत है? तो आसान प्रश्न है, बिल्कुल। चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? यानी जो तीन है वह गलत है, एक है जो सही है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन है। नहीं, यानी अगर देखा जाए 70 नंबर प्रश्न का, तो इसमें आपको सही जो जोड़ा है उसको, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला, यानी तीन इसमें गलत है और एक सही है। तो सही जो जोड़ा है देखते हैं। पहला क्या है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा, संधारण एवं वर्गीकरण, यही जो दोस्तों जो है ना, यही सही है। दूसरा गलत है, तीसरा गलत है और चौथा गलत है। ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। 71 निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? जो ऑप्शन दिया गया है उसमें से आधारभूत सहायता क्या है? आधारभूत सहायता अगर देखा जाए तो अनुबोध और संकेत देना, नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। तो सही उत्तर आपका पहला ही है। तो पहला सही उत्तर है। बाद बाकी जो है ना आपके गलत हैं, तो उनको आप जो है ना हटाएंगे, इलिमिनेट करेंगे। 72 महत्वपूर्ण प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञात्मक विकास का मूल कारण है। ठीक है, बेहतरीन प्रश्न है। संज्ञात्मक विकास का मूल कारण क्या है लेव वाइगोत्स्की के अनुसार? तो आप सभी को पता है, सामाजिक अन्योन्य क्रियता, यानी नंबर 1 आपका सही हो जाएगा। यानी सामाजिक अन्योन्य क्रियता से संबंधित जो सिद्धांत है वो वाइगोत्स्की का है। ठीक है ना। 73 देख लेते हैं। 73 है, किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहेलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु की किस अवस्था के अंतर्गत आता है? यानी यह सिद्धांत जो नैतिक तर्क का जो सिद्धांत दिया गया है कोहलबर्ग के अनुसार, तो यह किस अवस्था के अंतर्गत आता है? तो इसका अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अच्छी लड़की लड़का अनुकूलन, यानी नंबर 2 जो आपका है यही आपका सही जवाब हो जाएगा 73 का नंबर 2। चलिए 74 देख लेते हैं। 74 है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? महत्वपूर्ण मोस्ट वीवीआई प्रश्न, प्रीवियस ईयर में बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न। ठीक है ना। जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? पहला है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, दूसरा है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, तीसरा है शिक्षकों और माता पिता का पुनर्बलन, और चौथा है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोज। तो यही आपका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4। यानी पियाजे के अनुसार अगर देखा जाए तो अधिगम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण का सक्रिय खोज को बताया है इन्होंने। चलिए 75 देख लेते हैं। 75 प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के समाज की संरचना सिद्धांत में दृढ़ विश्वास रखने वाले शिक्षक के नाते आप अपने बच्चों के आकलन के लिए निम्नलिखित में से किस विधि को वरीयता देंगे? तो दोस्तों यह प्रश्न जो है ना लेव वाइगोत्स्की से संबंधित है। तो आप किस विधि को ज्यादा वरीयता देंगे? तो निश्चित रूप से देखा जाए जो चार ऑप्शंस है, पहला है मानकीकृत परीक्षण, तथ्यों पर आधारित प्रत्यास्मरण के प्रश्न, वस्तुपरक बहुविकल्पीय प्रकार के प्रश्न, और चौथा है सहयोगी प्रोजेक्ट। तो वाइगोत्स्की के अनुसार अगर देखा जाए तो मानकीकृत परीक्षण आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए 76 देखते हैं। जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन तकनीकों में संशोधन, नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं के संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दोनों प्रक्रियाओं को जाना जाता है। यानी दोस्तों जीन पियाजे जो आपके विचारक है उनके द्वारा एक कंडीशन दिया गया है और यह कहा गया है कि जो प्रक्रिया हो रही है वह किस तरीके से आप जानोगे। तो इसको आपको निश्चित रूप से देखा जाए तो समावेशन और समायोजन के रूप में इसको निर्धारित किया है जीन पियाजे ने। तो पहला ऑप्शन है समावेशन अनुकूलन, बिल्कुल गलत। सामीकरण संशोधन बिल्कुल गलत। और चौथा समायोजन अनुकूलन, यह भी गलत है। यानी समावेशन और समायोजन आपका क्या होगा? बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आज का दोस्तों लास्ट जो प्रश्न है वह मैं लेकर के आ चुका हूँ।
देखिए लास्ट प्रश्न आज का है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों यह एक आपके लिए कंडीशन दिया हुआ है कि कोई लड़की 5 साल की है और टी शर्ट को तह करती है और अपने आप से बात करती है, तो लड़की द्वारा जो यह व्यवहार प्रदर्शित किया जा रहा है वह किस कथन को परिपुष्ट करेगा? तो पहला कथन देखते हैं। जीन पियाजे ने इसे अहं केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के लिए प्रयासों के रूप में देखेंगे। दूसरा कथन है दोस्तों, जीन पियाजे इसकी व्याख्या सामाजिक अन्योन्यक्रियता के रूप में करेगा। देखो सामाजिक अन्योन्यक्रियता तो पहले ही गलत है। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चे के अपनी मां के अन्न की, यह भी गलत है। जीन पियाजे और लेव वाइगोस्की इसकी व्याख्या बच्चों के विचारों को अहं केंद्रित, यह भी गलत है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो इसका सही उत्तर पहला ही है, यानी इस पर्टिकुलर प्रश्न का सही जवाब आपका पहला है। ठीक है ना? चलिए दोस्तों, आज का सेशन मैं यहीं पे समाप्त करूंगा और यह महत्वपूर्ण जो प्रयास है मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा आप लोग के लिए, सी टेट की तैयारी करने वाले जो डेडिकेशन के साथ 2022 सी टेट को पास करना चाहते हैं उनके लिए है। और अगर देखा जाए तो टोटल सीडीपी आप लोग को एमसीक्यूज के माध्यम से मार्गदर्शन आईएएस के द्वारा बताया जा रहा है। और इस दिशा में देखा जाए दोस्तों तो हमारा आज का यह क्लास नंबर 5th है, 5वां क्लास आज आप लोग को मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो निश्चित रूप से आप लोगों से अपेक्षा भी होगी, तो मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी को अभी तक अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, दोस्तों बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप लोग प्लीज सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो निश्चित रूप से आपको पठन पाठन में सहयोग होगा और आपके पास नोटिफिकेशन भी जाएगा, बेल आइकन अगर आप प्रेस करेंगे तो। और साथ ही साथ दोस्तों आप लोग लाइक भी जरूर से जरूर कर दीजिए, वीडियो बनाने में बहुत सारा समय आपको आपके लिए जो है ना निकाल करके अगर लाया गया है, तो आप लोगों से अपेक्षा है तो लाइक भी कीजिए वीडियोस को और साथ ही साथ आप शेयर भी कीजिए। और निश्चित रूप से जो लोग भी वीडियो देखे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, तभी जाकर के सीडीपी को पूरी तरीके से एमसीक्यूज के माध्यम से आप प्राप्त करेंगे। और यह 5वां क्लास है दोस्तों, और निश्चित रूप से कल आप लोग के लिए क्लास नंबर 6 लेकर के मैं आऊंगा। और आप लोगों से एक अपेक्षा यही होगी, जो लोग भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब आप जरूर से जरूर कीजिए, फॉलो कीजिए, जिससे आप लोग निश्चित रूप से अपने उद्देश्य जो सी टेट पे 2022 है आप क्वालिफाई हो जाइए। आप निश्चित रूप से जो आपका उद्देश्य है वह आप लोग क्लियर कीजिए। तो सीडीपी को पूरी तरीके से अगर देखा जाए तो एमसीक्यू माध्यम से यहाँ पे मैं लेकर के आता हूँ, डेली क्लास आपको लेके ऑर्गेनाइज करता हूँ। तो आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और साथ ही साथ कल मैं आप लोग के लिए क्लास नंबर 6 लेकर के आऊंगा। और आज का जो यह सेशन है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यानी यहाँ पे लगभग 9 से लेकर के 12 प्रश्न आपको एक टॉपिक से एक चैप्टर से पूछे जाते हैं। तो इसको देखना तो बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। और साथ ही साथ मार्गदर्शन आईएएस एकेडमी के प्ले लिस्ट में जाइए, सी टेट 2022 नाम से प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ पे जितने भी वीडियोज पड़े हुए हैं सबको आप देखिए, असेसमेंट कीजिए, मूल्यांकन कीजिए। और इसी के साथ दोस्तों आज का यह सेशन मैं यहीं पे समाप्त करूंगा। और कल तक के लिए आप लोग निश्चित रूप से प्रिपेयर्ड रहिए। और कल हम लोग फिर एक बार मिलते हैं एक नए सेशन में क्लास 6 लेकर के। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।